Hello everyone, welcome to my channel. This is Meenu Thakur. So this lecture will be based on your daily current affair MCQs, right? So आज का जो इस लेक्चर है इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे हर एग्जाम को कवर करेंगे, चाहे वो आपका यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है या फिर कोई भी वनडे एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस मेंबर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड है, जो थीम है, वो आपका स्टॉक मार्केट से है। एक्सचेंज की बात जब भी आ जाए तो वो आपका स्टॉक मार्केट है, ठीक है। ये एक्सचेंज या फिर स्टॉक मार्केट कह लो, ये होता क्या है, ये दिमाग में रन हो जाना चाहिए। ये आपका एक ऐसा मार्केट है जिसे आप भारत के सेकेंडरी मार्केट भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग होता है, बट ये आपका लॉन्ग टर्म मार्केट है। एक मनी मार्केट होता है, दूसरा कैपिटल मार्केट होता है, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज और ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स। जो आपके शेयर्स हैं, जो डिबेंचर्स हैं, जो आपके बॉन्ड्स हैं, इसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो किसके अंदर होता है? एक मार्केट के अंदर होता है। वो मार्केट आपकी एक्सचेंज कहलाती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये एक संस्था के ऊपर, एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, विच इज नोन एज एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस मेंबर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम देना, उसको सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को एनालाइज करना कि वो आखिर क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका क्या है, या फिर स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? इट इज़ अ पैन इंडिया बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर्स फ्रॉम एक्सचेंजेस हैविंग नेशनल प्रेजेंस, यानी कि वो सारे एक्सचेंज जो नेशनल लेवल पे वर्क कर रहा है उसको कंप्राइजिंग, उसकी कंप्राइजिंग बॉडी ये है जो पैन इंडिया, पूरे भारत के लेवल पे काम कर रही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ द ओनली, जब भी प्रपोजिशन आ जाए तो थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा गौर करना। इट इज़ द ओनली इंडियन कैपिटल मार्केट फोरम विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि यही सिर्फ एक भारत की इकलौता ये एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, एक ऐसा कैपिटल मार्केट फोरम है जो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल या फिर ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज़ अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सिक्योरिटी एसोसिएशंस। ये जो बॉडी है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी है कि वेदर इट इज़ अ मेंबर और नॉट, यही आपको चूज करना है, ये आपको ध्यान करना है। तो ये आपके जो ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 क्या कहता है कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी ओनली सेकेंड एंड थर्ड विल बी करेक्ट। ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली करेक्ट। ऑप्शन डी 1, 2 and 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है यस, ऑफ कोर्स इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्यों सही है? और ये क्वेश्चन अगर मैंने बनाया तो ये टॉपिक आखिर न्यूज़ में क्यों था, ठीक है। तो जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो पहला एनालिसिस व्हाई इट इज़ इन न्यूज़, सेकंड उसका जो उसकी इन्फॉर्मेशन है उसके रिलेटेड, ठीक है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था कि अभी हाल फिलहाल में जो आपका नेशनल, हमारे भारत में, इंडिया में 2 स्टॉक मार्केट है जो नेशनल लेवल पे वर्क कर रही है। फर्स्ट वन इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, जिसे आपको दलाल स्ट्रीट भी कहा गया है। सेकेंड बॉडी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, NSE। तो ये जो NSE है उसने सलाह दी थी और काफ़ी रिकमेंडेशंस भी आई थी, सेबी तक भी पहुंची थी। सेबी इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ दिस स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। तो यहाँ पे जो ANMI है इसने अप्रूवल दे दिया है। इसने जो मार्केट के टाइम पीरियड्स हैं, जो टाइमिंग है उसको थोड़ा सा 2 घंटे, अप्रॉक्स 2 घंटे एक्सटेंड किया है, ठीक है। जो वर्किंग आवर्स है वो बढ़ा दिए गए हैं ट्रेडिंग के, ताकि और भी जो एक्सचेंज है, जो आपका ट्रांजेक्शंस है वो और भी मजबूत हो सके, वो और भी बढ़े स्टॉक मार्केट में। डेट्स वाई इट इज़ इन द न्यूज़। अब ANMI के बारे में थोड़ा जाने। यस, इट इज़ अ पैन इंडिया बॉडी विच कंप्राइजेज ऑल द ट्रेडिंग एक्सचेंजेस इन इंडिया विच कैरीज नेशनल प्रेजेंस, जो नेशनल लेवल पे है, चाहे वो आपका कमोडिटीज़ मार्केट है या फिर एक्सचेंज है या आपका डेरिवेटिव्स है या स्टॉक मार्केट है। सो दीज ऑल आर दी मेंबर्स ऑफ दिस बॉडी। सेकेंड, यस, it is the only Indian capital market forum which recognized all over the world,
ठीक है। तीसरा, ये सिर्फ ICSA के ही मेंबर नहीं है, ये एशियन सिक्योरिटीज फोरम जो है उसका भी मेंबर है, एशिया फोरम जो है उसका भी मेंबर है। और मैं आपको बता दूं, जो ICSA है इसके जो मेंबर्स हैं, व्हाट दे रिप्रेजेंट और रेगुलेट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स इक्विटी बॉन्ड एंड डेरिवेटिव मार्केट। तो विद द कनेक्शन ऑफ दिस ICSA इंडिया बिकम्स व्हाट, इंडिया ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। और ये जो एसोसिएशन है ये एवरी ईयर एक कन्वेंशन या फिर कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर नेशनल, इंटरनेशनल ऑल फैकल्टी मेंबर्स आर इनवाइटेड फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन टू ग्रो मोर द स्टॉक मार्केट ग्लोबली, ठीक है। इसीलिए ये जो ANMI बॉडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ICSA का जो हेड ऑफिस है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो मैं बता दूं इसका हेड ऑफिस आपका यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्कीम के ऊपर है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इस योजना की बजट में अभी जो इंटरिम बजट आया था उसमें इसकी चर्चा हुई है, ठीक है। और 6000 करोड़ भी सैंक्शन किए गए हैं, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू दिस योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको सिलेक्ट करना है कौन सी स्टेटमेंट सही है या फिर आपकी गलत है। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम। ये जो स्कीम है ये सेंट्रल है, प्रधानमंत्री का नाम लिया है तो जाहिर सी बात है वो सेंट्रल लेवल पे है। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में आपकी योजना आई थी। तो ये मत्स्य किसान समृद्धि योजना को अंदर रखा गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, विच एम्ड टू फॉर्मलाइज ऑफ द फिशरी सेक्टर्स। जो फिशरी सेक्टर है उसको फॉर्मलाइज करना। हम सब जानते हैं जो फिशरी सेक्टर है, जो फिशिंग वाला है, मत्स्य का है उद्योग, वो फॉर्मलाइज नहीं है। तो जब तक फॉर्मलाइज नहीं होगा, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, अप्रॉक्स 2.8 करोड़ की जो जनता है उसका जो लाइवलीहुड है वो फिशरी सेक्टर पे ही निर्भर करता है, ठीक है। तो जो फिशरी सेक्टर है वो तब तक ही और ग्रो नहीं होगा, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होगा, जब तक कि वो उसकी एक सिस्टमेटिक उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, वो फॉर्मलाइज नहीं होगा, तब तक उसको और ग्रो नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये एक सरकार का बहुत ही उम्दा कदम है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर 3 years फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 टू फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। भारत में जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूटीज हैं, उन सब में ये स्कीम लागू होगी और अगले 3 साल के लिए, ठीक है। अब आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन 1 कहता है कि ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी कहता है ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन सी कहता है बोथ 1 एंड करेक्ट, दोनों बोथ एंड 1 जो आपकी 2 है वो दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन डी ना 1 सही है और ना ही आपकी सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर आपका है ओनली फर्स्ट। जो फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है, क्योंकि ये 3 साल के लिए नहीं 4 साल के लिए बात की गई है, ठीक है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो यहाँ पे ये मैंने बता दिया है कि 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके एक्सप्लेनेशन में जाए तो ये न्यूज़ में क्यों था, जैसे कि मैंने बताया आपको, एज आई टोल्ड यू कि ये सरकार ने रिसेंटली अप्रूव्ड कर दिया है। ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है बच्चों, ये 2023 के बजट में अनाउंस हुई थी, पिछले साल ये अनाउंस हुई थी, इस साल ये अप्रूव हो चुकी है, ठीक है। और ये फॉर्मलाइज्ड है। क्यों? इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है फॉर्मलाइजेशन ऑफ द फिशरी सेक्टर एंड सपोर्टिंग फिशरीज माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनको सपोर्ट करना। किस वे में सपोर्ट करना? इन टर्म्स ऑफ वेरियस मेथड्स, जैसे कि उनको क्रेडिट पहुंचाना, क्योंकि सबसे पहले कोई भी उद्योग आप व्यवसाय करते हैं, व्हाट यू रिक्वायर फर्स्ट मोस्ट, यू रिक्वायर कैपिटल टू इन्वेस्ट ओवर द थिंग्स टू ग्रो योर बिजनेस, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपका ये एक गोल हो गया स्कीम का, एक ऑब्जेक्टिव हो गया। 6000 करोड़ रुपीज 6000 करोड़ विल बी इन्वेस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 years, नॉट 3 years। तो अगले 4 साल के लिए ये 6000 करोड़ विल बी इन्वेस्टेड। अब 6000 करोड़ में से एक अलग एक फैक्ट आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक।
क्योंकि इसके अंदर आपका इंटरनेशनल जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व टू प्रोवाइड फंड. So 6,000 crore का 50% comes from World Bank, which is another very important fact. अब इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो कौन कौन से हैं? आपके फिशर्स हैं, एक्वाकल्चर है, फिश वर्कर्स हैं, जो फिश वेंडर्स हैं, ये सारे माइक्रो स्मॉल आपकी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जो छोटी छोटी फेडरेशंस हैं, कॉपरेटिव्स है, विच ऑल आर इन्वॉल्व इन द फिशिंग सेक्टर. सो दीज ऑल आर दी बेनिफिशरी. उन सभी को इस योजना का बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. और अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज फार्मर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड. तो फार्मर्स भी आपके इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं. तो यहाँ पे फार्मर्स का सबसे बड़ा रोल है. ठीक है. उसके बाद इम्पैक्ट की अगर बात करें, इसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुअल फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा फिशरी सेक्टर का. सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्ट आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपका एक इंस्टीट्यूशन कह लो, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म. सो दिस प्लेटफॉर्म विल बी क्रिएटेड, ये क्रिएट किया जाएगा टू प्रोवाइड 40 लाख स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज वर्क बेस्ड आइडेंटिटीज. तो इनका रिकॉर्ड रखा जाएगा सो डैट दे कैन गेट बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम. इंश्योरेंस भी पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो आपका लॉस होता है उसमें भी ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस विल ऑल्सो बी कवर्ड. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको बढ़ावा मिलेगा एंड अदर्स. ठीक है. तो ये सारे इसके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस स्कीम के, इस योजना के. ये वाला फैक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि दिस समृद्धि योजना ऑलरेडी अनाउंस्ड इन द बजट ऑफ 2023 एंड 24. और अब हम बात करते हैं इस मेन स्कीम की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. अब PMMSY, इसके फैक्ट क्या है? सबसे पहले ये 2020 में लॉन्च हुआ था. इसका एम था टू ब्रिंग ब्लू रेवोल्यूशन. ब्लू रेवोल्यूशन किसके कंटेक्स्ट में होता है? फिशरीज के कंटेक्स्ट में होता है. वनडे एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, रेड रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है. थोड़ा सा वो फैक्ट अपने दिमाग में रखना. थ्रू दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल हम सबको पता है कि जो भी रिसोर्सेज का हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि उसका पोटेंशियल जो है फ्यूचर के लिए भी सेव हो सके. ठीक है. ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, तो ये एम था 2020 से लेके 2025 तक इसको रेवोल्यूशन लेकर आया जाएगा, फिशरी सेक्टर को और भी डेवलप किया जाएगा. इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो ये सारे बेनिफिशरीज हैं. इसमें SC ST विमेन, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके फेडरेशन, आपके वेंडर्स, आपके कॉर्पोरेशंस, आपके ये सारे ग्रुप्स जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये सारे बेनिफिशरीज हैं ऑफ दिस स्कीम. नेक्स्ट, फिशरी सेक्टर की बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये सिर्फ फूड और न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए नहीं है, इवन फॉरेन एक्सचेंज. येस ऑफ कोर्स, क्योंकि हम बात करें कि इंडिया जो है वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है, 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट है. तो जब इतना ज़्यादा इंडिया पोटेंशियल रख रहा है ग्लोबली लेवल पे, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार की कि भाई इसको और भी प्रमोट किया जाए. ठीक है. क्योंकि ये पोटेंशियल है इसके अंदर. 2.8 करोड़ जो जनता है उनकी लाइवलीहुड जो है वो इस पे ही आधारित है. एक्वाकल्चर की अगर हम बात करें, जो एक क्या कह सकते हैं इसको, एक आर्टिफिशियली इसको हार्वेस्ट करते हैं, जो फिश है उसको हार्वेस्ट किया जाता है फार्मर्स के थ्रू. तो इसमें हमारे भारत में, इंडिया में 3 आपके फिशरीज की वैरायटीज़ हैं. एक कार्प्स है, कैटफिशेज हैं एंड प्रॉन्स हैं. ये तीनों को ही एक्वाकल्चर किया जाता है. इवन लेटर ऑन इंडिया जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट ऑल्सो आइडेंटिफाइड कैटफिश फार्मिंग एज अ नेशनल प्रियोरिटी. तो ये याद रखना कि इंडिया में कैटफिश, देखो जो फिश खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है उन सबको पता होगा, लेकिन जो वेजिटेरियन है, उन जैसे मेरे जैसे, उनको ये नहीं पता होगा कि ये कैटफिश जो है फार्मिंग, ये नेशनल प्रियोरिटी पे है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है. 3rd क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट. ये इंडेक्स रिपोर्ट आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यूपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये इंडेक्स रिपोर्ट अभी हाल ही में 2023 की लॉन्च हुई है.
तो इसके कंटेक्स्ट में आपको स्टेटमेंट को देखना है जरा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, इंडियाज रैंक हैज इम्प्रूव्ड बाय 6 प्लेसेस फ्रॉम 44 इन 2018। तो भाई 2018 में 44 था आपका इसका रैंक, 6 प्लेसेस पे इसने इम्प्रूव किया है। पहली स्टेटमेंट ये है कि इस साल का जो आपका रिपोर्ट है दैट रिफ्लेक्ट्स शोज इंडिया हैज इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट पब्लिश बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। So among these statements you have to choose the correct option. Option 1 is only one statement is correct. Option B second statement. Option C both are correct. Option D both are not correct. So the correct answer is only one statement. ठीक है, और आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि इट पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक नॉट IMF। अच्छा, ये जो डेटा है ना 6 प्लेसेस 44, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि किस तरीके से आपको ये देखना है कि पिछले सालों में कितना हमने भारत ने इम्प्रूव किया है। अगर हम बात करते हैं, डेटा लेते हैं 2014 का, ये याद रखिए ये 2018 है, ये 2014 है, तो 54 रैंक था इंडिया का, उसने इम्प्रूव करके 38। 2023 में 139 कंट्रीज में आउट ऑफ दिस कंट्रीज वी रैंक 38। सो दिस इज ये एक अच्छा हमारा रिफ्लेक्शन है ग्लोबली। पैरामीटर्स को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, पैरामीटर्स पूछ ली जाते हैं। फर्स्ट पैरामीटर, 6 पैरामीटर्स आर डिसाइडेड ऑन दी टू नो द परफॉर्मेंस ओवर द लॉजिस्टिक ऑफ द ईच कंट्री। तो पैरामीटर में पहला है आपका कस्टम्स, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड ease of arranging shipments, and second next one is quality of logistic services, tracking and tracing and timelessness। ठीक है, तो ये these are the parameters of this performance index। Central government launched the PM Gati Shakti National Master Plan for Multi-Modal Connectivity on 13 October 2021। National Logistic Policy, देखिए पॉलिसी आई थी 2022 में और गति शक्ति जो प्लान है वो 2021 में आया था। इन सब का ही ये पार्ट है कहीं ना कहीं। ये जो परफॉर्मेंस इंडेक्स मेंटेन कर रही है ईच कंट्री, अगर भारत की बात की जाए तो इसी इंडेक्स को और इसमें परफॉर्म बेटर करने के लिए ये कुछ मेजर्स, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं नेशनल लेवल पे जिसमें सरकार बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिकल सेल डिसीज, ये एक डिसीज है, ये अगेन बहुत वेटेज रखता है, स्पेशली यूपीएससी में बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। विद रेफरेंस टू द सिकल सेल डिसीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1 स्टेटमेंट इज अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल्स डिसऑर्डर दैट इफेक्ट्स हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का पता ही है दैट प्रोवाइड्स प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी। तो पहली लाइन आपको दिमाग में रखनी है या फिर पता होनी चाहिए कि भाई ये सही है या गलत है। ये रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है जो हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करता है। हम सब जानते हैं हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सेकेंड स्टेटमेंट इज अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज करंटली द ओनली क्योर फॉर सिकल सेल डिसीज। ठीक है, सिकल क्या होता है, मुड़ जाता है ना एक सेल की शेप को, उस शेप के आधार पर इसका नाम रख दिया गया सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन जुलाई 2023। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप यूपीएससी का प्रीवियस पेपर्स उठा के देखेंगे तो ये एक स्टेटमेंट, ये फैक्ट है जो याद ही करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपको यूपीएससी में सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज ही होनी चाहिए, आपको फैक्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए। फैक्ट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं कह सकती हूँ कंसेप्ट को डेवलप करने में फैक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन 1 इज ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड ओनली करेक्ट। ऑप्शन सी 1 and 3। ऑप्शन डी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। जब ये आ जाता है ना तीनों स्टेटमेंट तो वहाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, स्पेशली एग्जामिनेशन हॉल में, तो यहाँ पे आपको चाहिए कॉन्फिडेंस ओवर द फैक्ट्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज यस, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ये लॉन्च हो चुका है, ये सिर्फ अभी बात किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, आपका दूसरी टेक्नोलॉजी पे भी डेवलप किया जा रहा है इसको इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन जो सक्सेसफुल है अभी फिलहाल वो आपकी बोन मैरो ही है। ठीक है, इसके बारे में ये अभी न्यूज़ में भी था कि अगर आपका बात किया जाए, हिंदू का एक आर्टिकल आया है, ठीक है, 3 दिन पहले, एक साइंस का आर्टिकल है, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इसकी और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
नेक्स्ट प्रश्न है, ये हम सभी को पता है, अभी हाल में ये बहुत चर्चा में रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो डीपीएसपी है। अगर आप अपना पॉलिटी सब्जेक्ट देखेंगे डीपीएससी में अंडर आर्टिकल 44 उसके अंदर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है। पूरे नेशनल लेवल पे अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है, बट कोशिश है सरकार की। तो ये जो है एक कोड है जो यूनिफॉर्मली एडॉप्ट होना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन और एनी कास्ट। तो ये अभी तक नहीं है। उत्तराखंड ने अभी ये इंट्रोड्यूस किया है टू इम्प्लीमेंट दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड। असेंबली ने इसे अप्रूव भी कर दिया है। तो देखते हैं स्टेटमेंट कौन सी सही है कौन सी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। फर्स्ट, ये फर्स्ट स्टेट है, ठीक है। इट ब्रिंग्स अ कॉमन लॉ फॉर मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एटसेट्रा। यूजीसी विल नॉट अप्लाई टू मेंबर्स ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ पे उत्तराखंड ने ये आपका इसके अंदर आपकी ये 3 स्टेटमेंट है। पहले आंसर बताइए फिर उसके बाद मैं बताऊंगी, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ओनली सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट क्यों गलत है? फर्स्ट इसलिए गलत है, अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन में जाएं तो गोवा में ये पहले ही यूसीसी गोवा ने अडॉप्ट कर लिया था। कब अडॉप्ट किया था? 1867 में, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट आती है आफ्टर इंडिपेंडेंस तो ये ऑफ कोर्स उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट टू अडॉप्ट दिस यूसीसी, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हुआ। और इस कॉमन कॉड जो है ये इट बार्स माइगेमी। माइगेमी क्या होता है? मैरिड वन पर्सन वाइल स्टिल लीगली मैरिड टू अनदर। एंड पॉलीगैमी, बाइगैमी और पॉलीगैमी हैविंग मल्टीपल स्पाउसेस साइमल्टेनियसली। राजा महाराजा करते थे, है ना। बॉय सोचेंगे वाह, लेकिन नहीं, ये गलत है। पॉलीगैमी जो है बहुत ज़्यादा बीवियाँ रखना, एक ही समझ जाए आज की डेट में वही बहुत है। तो यूसीसी की बात की जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट रेजोनेट विद वन कंट्री वन रूल टू बी अप्लाइड टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज। बट उत्तराखंड ने कहा है जितनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ये उसमें अप्लाई नहीं होगा। शेड्यूल्ड ट्राइब, नॉट शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, सॉरी। तो ये जो आर्टिकल 44 है इसके अंदर आपका यूसीसी है। ये कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट अक्रॉस इंडिया, बहुत ही डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू दी कायासनूर फॉरेस्ट डिसीज। ये कायासनूर जो है ये एक जंगली बीमारी है, ये एक जंगल है उसमें ये बीमारी देखी गई है, तब से ये फेमस हो गया है। कायसानूर जो जंगल है ये कहाँ है? इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि ये डिसीज के बारे में है ना कि फॉरेस्ट के बारे में। सो दिस डिसीज इज अ वायरल इन्फेक्शन विच इज फाउंड इन तमिलनाडु। सेकेंड स्टेटमेंट इज दिस डिसीज स्प्रेड्स थ्रू टिक्स। जो टिक्स होते हैं ना, जो बॉडी में चिपक के खून चूसते हैं, उससे ये आपकी ये जो बीमारी है ये फैलती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मंकी फीवर। आप देखो यूपीएससी का देखो तो ये इस तरीके की ना स्टेटमेंट यूपीएससी के प्रीवियस पेपर्स में आपको मिलेगी, इवन पीसीएस में भी मिलेगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड, सी 1 and 3, ऑप्शन डी तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है वो ओनली सेकेंड एंड थर्ड है। आपका फर्स्ट गलत है। ये वायरल इन्फेक्शन है, दैट इज फॉर श्योर, बट इट इज नॉट फाउंड इन तमिलनाडु। जो कायसानूर फॉरेस्ट है दैट इज इन कर्नाटका, इसीलिए ये फैक्ट आपका गलत हो जाता है, ठीक है। ये टिक्स से ही फैलती है, इसे मंकी फीवर भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इस जंगल में नवंबर दिसंबर के टाइम पे बंदर के ऊपर इसका प्रकोप देखा जाता है, जब बंदर मरने लगता है तब एक इंडिकेशन होता है आउटब्रेक ऑफ दिस डिसीज, ठीक है। सो इट शोज अ इंडिकेटर, इसीलिए इसे मंकी फीवर भी कहा जाता है। इसके सिम्टम्स होते हैं 3-4 दिन में वो दिखने लगते हैं, फीवर आता है, ठीक है। ये आपके सिम्टम्स यहाँ पे भी है, रेडनेस ऑफ आईज है, हेडेक होने लगता है, बॉडी पेन। ये आपके इंसानों में भी फैलता है और आपके मंकी उसमें भी फैलता है, इसीलिए इसे मंकी फीवर भी कहा जाता है। ये जो आपका कायसानूर है ये आपका शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? आपका कर्नाटका में है। सबसे पहले नोटिस किया गया था 1956। 400-500 केसेस इसके जो है वो आपके रजिस्टर्ड होते हैं। नवंबर दिसंबर के टाइम पे इसका शुरू होता है, इसका जो इम्पैक्ट है, और मार्च में दिसंबर से मार्च तक का जो है ये पीक पे होता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये बहुत ही एक बीमारी है,
ये बहुत ही कह सकते हैं कि यस इट इज़ अ डेंजरस पॉइंट इन कर्नाटका, ठीक है। इवन इसके लिए एक डेपा ऑयल, ये डेपा ऑयल भी यूज़ किया जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों को ताकि ये तेल मल ले, ताकि जो टिक्स है वो आपकी बॉडी पे चिपके ना, क्योंकि ये टिक्स जो होते हैं इन्हीं का खून से ये वायरस है वो फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, ठीक है। अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। कोशिश कर रही है सरकार कि इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाए, बट अभी सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। अब ये कायसानूर फॉरेस्ट क्या है, ये आपका ये कर्नाटका है, इधर कर्नाटका है। कर्नाटका के अंदर यानी कि यहाँ पे अगर आपकी लोकेशन देखा जाए तो जो साउथ आपका वेस्ट का ये वाला ये पॉइंट जो है सेंटर में, ठीक है, ये आपका है शिवमोगा, शिव मंदिर का वहाँ टेम्पल है, उसके नाम से ये बहुत जाना जाता है। तो आज के इस करंट अफेयर्स में यहीं तक रखते हैं। कोशिश थी कि अच्छे टॉपिक्स किया जाए, और फिर से मिलते हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज लेके। टिल देन डू हार्ड वर्क, प्लीज 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 like and subscribe my channel to boost my morale, to bring more videos for you. Thank you.